आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टाइम कम था, संडे था, मुझे लगा कि अगली क्लास भी क्यों ना आज ही बना ली जाए। तो उसी के लिए आपका बेसिक टर्म चल रही है आपकी, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स में हमारी 2 क्लास हो चुकी है, थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। वैसे इसको सब कोई देख सकता है, 12th के भी, कॉलेज के भी, ताकि सबको पॉइंट्स काफी कुछ कवर हो जाए। बेसिक टर्म्स के कंटिन्यूटी में हमारे पास में कुछ पॉइंट्स अब भी हैं जो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर तो खत्म हो जाएगा कंप्लीट, मतलब थर्ड पीरियड सेकंड जो चैप्टर है आपका बेसिक टर्म्स के लिए, जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी हम एक क्लास और लेंगे जिसके अंदर बहुत सारी फिर भी टर्म्स ऐसी हैं जो कि छूट जाती है, बुक्स में नहीं होती, हम उन सबको कवर करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासों में बहुत कुछ क्लियर करवाया, आपने देखा होगा। कोई एक आधा पॉइंट फिर भी अगर समझ में नहीं आए या कुछ लगे डाउट है तो आप कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो, ये पॉइंट को रिवाइज करवा दो, दोबारा कर दो तो मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरी क्लास देखिए, अच्छे से देखिए, तभी कुछ समझ में पाएगा, तभी कुछ आप बता पाओगे कि भाई अच्छी थी या बुरी थी, हमें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है कोस्ट। क्या पॉइंट है? कोस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कोस्ट होती क्या है। कोस्ट का सुन तो रखा हमने कि कोई भी पैसा खर्च करते हैं किसी चीज को खरीदने में, हम कहते हैं हमारी इतने रुपए की लागत लग गई, कॉस्ट लग गई। लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल में समझेंगे किसको कॉस्ट कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। चलो मेरे दिमाग में कुछ और भी आ गया, मैं कॉस्ट के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे पॉइंट से क्लियर करवाऊंगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो कॉस्ट किसको कहेंगे? किसी भी चीज को तुम खरीद के लाओगे, ठीक है, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे कोई भी गुड्स हो, मटेरियल हो, उसके बदले में जो पैसे दिए जा रहे हैं वो तुम्हारी क्या कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए माल खरीद के लाए तुम, एग्जांपल के लिए तुमने माल खरीदा किसी देश से, दूसरे देश का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि उसको कई पॉइंट क्लियर कर दूंगा। कहीं से भी हमने माल खरीदा, तो माल को खरीदने में हमने 1 लाख रुपए की पेमेंट करी उस मटेरियल के लिए, ओरिजिनल ओनली फॉर मटेरियल, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 1 लाख रुपए मटेरियल की कॉस्ट है। क्या ये कॉस्ट है? अब कॉस्ट में और भी कुछ शामिल होता है, केवल माल के पैसे देना ही नहीं होता, तो वो और क्या क्या शामिल होता है आपको उसको भी समझना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपको कॉस्ट टर्म्स कंप्लीट होगी, ठीक है। देखिए कैसे। मान लीजिए आपने माल जो है, ये माल आपने यूके से खरीदा है, ठीक है। यूके से माल खरीदा 1 लाख रुपए का, माल शिप में आ गया। उसके बाद आपके पास में सबसे पहले जैसे अपने देश के अंदर एंट्री करेगा तो यहां पे आपको कॉस्ट के साथ में आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कस्टम ड्यूटी। यह ड्यूटी का मतलब कहीं जाके अपनी सेवा देना नहीं है, यह ड्यूटी का मतलब टैक्स से है। क्या किससे है? टैक्स से है, बॉर्डर टैक्स। तो इसका मतलब है जब एक देश की सीमा के अंदर, अपने इंडिया के अंदर जब माल बाहर से हम खरीद के लाएंगे और जब एंट्री करेगा तो उस वक्त जो पैसा पे किया, जो खर्चा उस माल के ऊपर दिया जाएगा सरकार को, भारत सरकार को, तो वो हमारे पास कस्टम ड्यूटी कहलाएगा। समझ में आ गया? और बाहर कस्टम ड्यूटी क्लियर हुआ पॉइंट। अब मान लीजिए कस्टम ड्यूटी बंदरगाह पे माल आ गया, ठीक है। बंदरगाह से क्या करेंगे? माल को अपने देश में लेके आएंगे। मान लीजिए हमारा जो माल लेके आना है वो हमें लेके आना है दिल्ली, ठीक है। तो बंदरगाह से वहां से ट्रकों में माल लोड होएगा या माल गाड़ी में लोड होएगा, वहां से फिर दिल्ली आएगा माल। तो माल को लोड करेंगे हम, तो माल को लोड करने के लिए क्या करेंगे? हम लोडिंग चार्जेस देंगे। क्या देंगे? लोडिंग चार्जेस का मतलब माल को लोड करने का चार्ज लेबर के द्वारा। तो इसका मतलब वहां पे लेबर पे करेंगे कि नहीं। तो जो माल को उतारने चढ़ाने में जो लेबर को, वो डेली यूज की लेबर होती है, हमारे कोई मतलब नहीं, हमारे एम्प्लॉय नहीं होते वो, हमने तो माल लिया, माल चढ़वाया, पैसे दिए, हिसाब बराबर। तो इनको लेबर बोलेंगे, मतलब एक तरह से उनको देने वाले पैसे को वेजेस बोलते हैं, मजदूरी, ठीक है। तो मजदूरी, वेजेस वर्ड क्लियर हुआ। और चलिए आगे। मान लीजिए वो माल तुम्हारे पास ट्रक में लेके आ रहे हो तुम, तो ट्रक में लाते टाइम तुमने क्या दिया? भाड़ा दिया है। किसको? ट्रक वाले को, ठीक है, ट्रांसपोर्टर को। तो जो भाड़ा दिया है उस भाड़े को यहाँ पे फ्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेट। FREIGST, फ्रेट बोलेंगे इसको, ठीक है। अब ये भाड़ा 2 तरह का हो सकता है। अभी तो चलो इसी को समझो, माल लाने के लिए तो फ्रेट समझ में आ गया। इसी का दूसरा नाम भी हो सकता है कैरीज इन, इसी का दूसरा नाम हो सकता है कैरीज इन, ठीक है। कैरीज इन, इन वर्ड भी बोल देते हैं इसको, मतलब माल को
अंदर लाते टाइम, अंदर का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर, मतलब खरीदते टाइम, परचेज करते टाइम जो भी भाड़ा दिया गया है उसको कैरेज इन, और माल को बेचते टाइम जो भी भाड़ा दिया जाएगा उसको कैरेज आउट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउट, माल को बाहर करते टाइम। इसको भी हम फ्रेट इन भी बोल सकते हैं, और जब माल को बेचते टाइम देंगे तो उसको बोल देंगे फ्रेट आउट। समझ गए? तो ये वर्ड केवल सेल्स से संबंधित है, इसलिए इस पॉइंट को एक बार छोड़ दीजिए। ये मैंने वैसे साथ में समझा दिया आपको, ठीक है? देखिए आ गया। तो क्लियर हुआ? आपको पता चला कस्टम ड्यूटी का, आपको पता चला वेजेस का, आपको पता चला फ्रेट का, और साथ में पता चला कैरेज का किसको कहते हैं, ठीक है? अब ये माल जो है, ये माल कहां पे आएगा? मान लीजिए कच्चा माल था, तैयार माल था, जैसे भी था, ये माल आपके गोडाउन में आ जाता है। कहां पे आ जाता है? गोडाउन में। तो गोडाउन का मतलब क्या होता है? जिसको हम यहाँ पे वेयर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? वेयर हाउस बोलेंगे हम गोडाउन को, वेयर हाउस, ठीक है, जहां पे माल को रखा जाता है। तो आप समझिए, आप ये जो माल था यहां तक जो आप माल लेके आए हो, ठीक है, ये माल, ठीक है, माल यहां तक आपने गोडाउन में ले आए, तो यहां तक जो भी माल पे जो खर्चा लगे है, ठीक है, ये सारा का सारा तुम्हारी कॉस्ट में आएगा। ये किसमें आएगा? कॉस्ट में आएगा। अब वेयर हाउस को भी कॉस्ट में ले सकते हैं और नहीं भी, इसके लिए अलग अलग बिजनेस की अलग अलग सिचुएशन है, वो देखना पड़ता है कि वेयर हाउस में माल लाके हमने आगे और ब्रांचेस के थ्रू बेचा है या सीधा यहीं पे लाके बेच दिया। अगर ब्रांचेस के थ्रू बेचेंगे तो यहाँ का खर्चा भी इसी में शामिल हो जाएगा, और अदरवाइज मतलब ये सेल्स में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? तुम इतना समझो। तो क्लियर हो पॉइंट? इस बहाने तुम्हें कस्टम ड्यूटी का पता चला, फ्रेट का, वेजेस का, फ्रेट का। क्लियर हो पॉइंट? नेक्स्ट पे चलिए। अब एक पॉइंट है वाउचर। क्या पॉइंट है? वाउचर्स। VOUCHER। वाउचर को हम बोलते हैं प्रमाणक। क्या बोलते हैं? प्रमाणक। यहां ले लेता हूं इसको, देखो, इसको हम बोलते हैं प्रमाणक। प्रमाणक का क्या मतलब हुआ? जो किसी चीज का प्रमाण हो, जो किसी चीज का प्रमाण दे, हमें प्रूफ दे। इसका मतलब क्या हुआ? आप सिंपल लैंग्वेज में, अपनी देसी भाषा में ये समझ लीजिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करी गई है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। अगर माल खरीदने जाते हो आप, तो आपको पता है सेल्स का बिल मिलता है आपको, परचेज का बिल मिलता है आपको, माल बेचते हो तो सेल्स का बिल काटते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे बिल का लेन देन नहीं होता, तो वो बिल भी एक तरह से प्रमाणक ही है, प्रमाण देते हैं ना वो कि हमने सेल करी है, परचेज करी है। लेकिन यहाँ स्पेशल मैं एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, उसको देखिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लेबर को पेमेंट करी थी, वेजेज। इसी तरह से माल को बेचते टाइम भी क्या करते हैं, अपने यहाँ पे डेली लेबर आती है, चल भाई माल उड़ा और ट्रक में डाल दे, पकड़ 100 रुपए, शाम को 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, इस तरह से हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो इन पेमेंट करने के लिए कोई माल पेमेंट करने का उन्होंने कोई हमें कोई सामान थोड़ी बेचा जिसका बिल काट देंगे, ठीक है? नहीं, हमने उसको सामान बेचा तो फिर पैसे दिए। तो ये जो हमने उसको पैसे दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, आपको पता होगा, हम रसीद देते हैं। रसीद देते हैं ना, जिसपे लिखा होता है रिसीट फॉर पेमेंट, वो लिखा होता है कि भी मैंने इस कंपनी से इतने, इस बिजनेस से इतने इतने रुपए प्राप्त किए, 5000, और उसको कहते हैं ले भैया पैसे ले लिए ना, अब इसमें साइन कर दे। तो ये इस बात का प्रूफ है कि हमने सामने वाले को वेजेज का भुगतान किया है, और उस प्रूफ के आधार पर ही हम इसको खर्चा मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते टाइम में माइनस कर देंगे। नहीं तो अगर तुमने ऐसे ही लिख दिया 5000 रुपए, किस बात की हमने लेबर दी थी जी, क्या प्रूफ है भाई? तो प्रूफ तो है नहीं तुम्हारे पास, तो वो ऑडिट करते टाइम कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा। समझ गए? तो प्रमाणिक का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि किसी भी लेन देन का प्रूफ। लेकिन यहाँ पे लेन देन का मतलब समझो कि किसी को पैसे दिए हैं, इस बात का प्रूफ प्रमाणक होता है, इसको हम कैश वाउचर बोलते हैं, ठीक है? और भी बताएंगे जब सब पढ़ेंगे पॉइंट वाउचर का, तब क्लियर करेंगे भी, ठीक है? क्लियर हो पॉइंट? और देखिए जीएसटी। जीएसटी इससे पहले क्या होता था? जीएसटी से पहले, जीएसटी से पहले हमारे पास में कई प्रकार के टैक्स होते थे, ठीक है? जीएसटी से पहले हमारे पास कई प्रकार के टैक्स होते थे। कौन? जीएसटी से पहले कौन कौन से? जैसे मैंने बताया, एक जैसे सेल्स टैक्स बोलते थे उसको, क्या बोलते थे? सेल्स टैक्स। ये दो तरह का होता था, एक होता था सेंट्रल सेल टैक्स और एक होता था वैल्यू एडिड टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स तब लगता था जब एक स्टेट से, मान लीजिए हरियाणा से पंजाब में माल बेचना हो, तो इसको कहेंगे कि सीएसटी लगेगा उस माल पे। और अगर मान लीजिए अंबाला से माल पंचकुला में बेचा, ठीक है, तो इसको हम एक ही स्टेट के अंदर माल बेचा गया है तो वहां पे वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। और सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स,
ठीक है, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें थी, ये तो माल से रिलेटेड था। और भी बहुत सारी, जब माल बनता था तो वहां पे लगती थी, जब माल का प्रोडक्शन होता है ना फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री के अंदर जब माल बनता है तो वहां पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी। क्या लगती थी? एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब फिर मैंने बताया, ड्यूटी का मतलब यहाँ पे टैक्स से है। एक्साइज उत्पादन कर, ठीक है। तो उत्पादन करते टाइम माल लगता है, ये एक्साइज मतलब जो फैक्ट्री का जो गेट होता है, ये फैक्ट्री है और ये गेट है। इस गेट से माल बाहर तब निकलता था जब बिल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। बिल का मतलब उस माल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी काट दी तभी माल बाहर जाएगा। इसका मतलब उतना पैसा हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों से जब भी माल बाहर निकला है उतना पैसा हरियाणा भारत सरकार के खाते में चला गया, उसका टैक्स। समझ गए? तो ये रूल, अगर कोई बिना टैक्स लगाए माल बाहर निकाल देगा तो उसके माल को सीज कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक्साइज। और फिर होटलों में खाना खाते हैं, हम घूमने जाते हैं और कहीं पे, तो वहां पे सर्विस टैक्स देते हैं, मूवी देखते हो, ठीक है, सेवाओं के बदले में दिया जाने का, तो वहां दे दिया जाता था सर्विस टैक्स। ये बेस है, इसलिए इसको बता रहा हूं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सर्विस टैक्स से, तो भारत सरकार ने क्या किया, इन सभी टैक्सेस को खत्म करके और पूरे देश में समानता लाने के लिए और एक ही टैक्स शुरू किया जिसका नाम दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस का मतलब माल का वो भी आ गया इसमें टैक्स, और सर्विस टैक्स भी, इसका मतलब सभी टैक्स को मिला के एक ही नाम दे दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी के ऊपर मैं पूरी एक क्लास लूंगा आपको, मतलब पूरी क्लास से नहीं, जिसमें आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा इसका कि जीएसटी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो ये पॉइंट है क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में बैड डेट्स। क्या पॉइंट है? बैड डेट्स। बैड का मतलब बुरा, बैड का मतलब बुरा, और डेट्स का मतलब क्या है? डेट्स का मतलब है ऋण। बुरे हैं जो ऋण, उनको बोलेंगे बैड डेट्स। इसके बुरे कौन से होते हैं भाई? क्या उनकी खुजली हो रही है? नहीं। क्या है बुरे का मतलब? ये हुआ कि इसका मतलब है कि ये बैड डेट्स वो हैं, मतलब जिनमें हम पैसा मांगते हैं उन लोगों ने मना कर दिया या देना नहीं चाहते। मान लीजिए किसी आदमी में हम 10,000 रुपए मांगते थे, उस आदमी डेटर, मान लीजिए डेटर का मतलब समझिए ना, जिसको हमने माल उधार बेच रखा है, ठीक है। वो राम नाम का एक आदमी है जिसको हमने उधार माल बेचा 10,000 रुपए का, उसने हमें 9,000 रुपए पेमेंट कर दी और 1,000 रुपए नहीं दे रहा हो, हमारे बार बार कहने पर भी नहीं दे रहा हो, तो हमने एक टाइम के बाद हम मान लेंगे भैया इसने पैसे नहीं देने, क्यों? हमारा दिमाग खराब किया, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे बैड डेट्स। डूबत ऋण, डूबत ऋण सुना होगा ना वर्ड, पैसे डूब गए, तो ये बैड डेट्स बोलते हैं, 1,000 रुपए हमारे डूब गए। समझ गए? इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स तो वही हो गया, लेकिन प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है आयोजन। प्रोविजन मतलब मान लेना, डूबे नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि इतना पैसा हमारा डूब जाएगा, और जो खर्चा कभी भी जिसकी संभावना हो उसका हम एक प्रोविजन बना के चलते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमें उसका नुकसान ना उठाना पड़े। भरपाई कहाँ से हो पाएगी बाद में, तो उसके लिए पहले से ही हम अपने प्रॉफिट को कम कर देते हैं, इसलिए प्रोविजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एडजस्टमेंट, एक तरह से एक अंदाजा है, ठीक है, कितना पैसा डूब जाएगा। अगला पॉइंट चलिए, इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट नेक्स्ट पॉइंट है, सॉल्वेंट, दोनों साथ समझिए। सॉल्वेंट समझिए पहले। सॉल्वेंट का मतलब है एक आदमी है तुम्हारी गली मोहल्ले में, तुम देखते हो कि करोड़ों का बिजनेस है इसका। कितने का बिजनेस है? करोड़ों का। मान लीजिए 1 करोड़ का बिजनेस है उसका, समझ गए। और ये है ए आदमी। एक आदमी और भी है जिसके पास है, जिसका बिजनेस है कुल 50,000 रुपए का, ठीक है, 50,000 रुपए का। तुम बात करते रहे कौन हो? ये तो भाई करोड़पति आदमी है, बड़ा पैसे वाला आदमी है, ये तो भाई बहुत साहूकार आदमी है, ठीक है। लेकिन कमर्शियल की भाषा में, आप कॉमर्स की भाषा में साहूकार किसको कहेंगे? सॉल्वेंट किसको कहेंगे? इस आदमी के पास, इस आदमी की संपत्ति 1 करोड़ रुपए की है, लेकिन इसकी देनदारियां, मतलब इसको जो भुगतान करना है वो हम मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इसको पेमेंट करना है। तो इसका मतलब है अमाउंट ज्यादा जरूर, लेकिन इसका तो उल्टा घाटा चल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इनसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? इनसॉल्वेंट, कि ये आदमी अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर सकता, इसकी संपत्तियां कम हैं, लायबिलिटी ज्यादा है, तो इसको इनसॉल्वेंट बोलेंगे। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है कि दिवालिया होना। दिवालिया होना, दिवालिया का मतलब होता है, हम जैसे देसी भाषा में हरियाणा में बोलते हैं पीले बाट कर देना, कि वो बढ़िया पीले बाट करके भाग गया कहीं पे, सुना होगा ना अपने से।
कोई बढ़िया हो तो नाराज मत होना भाई, एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोलवेंट। अब सोलवेंट क्या है? सोलवेंट का मतलब है कि ये आदमी 50,000 रुपये वाला जिसकी लायबिलिटी ओनली 30,000 है, तो ये आदमी 30,000 देने के बाद इसके पास 20,000 रुपये खुद के रहेंगे, तो इसकी एसेट्स जो है वो ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। इसकी एसेट्स कम थी, लायबिलिटी ज्यादा थी, तो इसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट, दिवालिया होना, और इसको बोलेंगे सोलवेंट, साहूकार। समझ गए? तो ये पॉइंट है, क्लियर। अपने बोलते हैं कि सबसे अमीर आदमी वो है जिसके कोई कर्जा ना हो, तो वो साहूकार उसी को बोलते हैं। क्लियर हो पॉइंट? आगे चलिए। टर्नओवर, अगला पॉइंट आता है टर्नओवर। क्या पॉइंट है? टर्नओवर। नेक्स्ट पॉइंट है टर्नओवर। तो टर्नओवर के लिए आप समझिए, टर्नओवर को आप सेल्स ही मान लो। क्या मान लो? सेल्स। लेकिन बिजनेस के अंदर तुम जो व्यापार में, तुम जो किसी कंपनी में जाओगे, कल को सीए बन जाओगे या कुछ और मैनेजर बन जाओगे, किसी कंपनी जाओगे, तुम्हारे से पूछा जाएगा हाँ भाई इस साल क्या रहा, तो इस साल ये इस साल की सेल क्या है, वहां वर्ड यूज किया जाता है टर्नओवर। तो इसका मतलब है टोटल सेल जो भी होगी उसको टर्नओवर बोलेंगे। एग्जांपल के लिए 2018 और 19 में, ठीक है, मैंने कहा कि भाई टर्नओवर क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक की टोटल सेल कितनी है, इसको हम टर्नओवर बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। अकाउंट, अभी पॉइंट आता है अकाउंट। खाता क्या है? अकाउंट, ये आपकी बुक में शुरू में दे रखा है, मैंने जानबूझ के नहीं बताया पहले, ठीक है। अकाउंट, अकाउंट वर्ड यूज कर रखे हैं, ये नहीं अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट, खाता। ये खाता क्या है? अकाउंट अभी थोड़ा ही पढ़ेंगे, जब स्पेशल करेंगे तब क्लास आएगी। तो अकाउंट टी शेप में होता है, टी ऐसे, ठीक है। कुछ बातें इधर लिखी जाती है, कुछ बातें इधर लिखी जाती है। इसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं और इसको राइट साइड बोलते हैं। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड भी बोलते हैं। डेबिट साइड, अभी डेबिट क्रेडिट क्या है बाद में बताऊंगा। डेबिट क्या है और ये क्रेडिट साइड बोलते हैं इसको, अभी तो तुम समझ लो। ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है किसी भी अकाउंट की, ठीक है। ये लेफ्ट होती है, राइट होती है, और इस तरह से यहाँ पे पैसे लिख दिए जाते हैं, और ये किस बात के पैसे लिखे हो यहाँ आएगा, इसी तरह से इधर के पैसे लिख दिए जाएंगे, किस बात के पैसे वो यहाँ जाएंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट है, ये बाद में जब करेंगे अकाउंट तब करेंगे, अभी तो तुमने सुन लो अकाउंट एक खाता होता है जिसमें चीजें लिखी जाती है। समझ गया? तो ये था हमारे पास वही पॉइंट्स है जिसमें कि हमें बेसिक टर्म्स काफी कुछ मैंने क्लियर कर दी इसमें, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी को कुछ लगे तो बताना। अब एक क्लास नेक्स्ट जो होगी मेरी, वो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा पूरे चेक बुक के बारे में। चेक बुक सुना है ना, चेक, क्योंकि चेक के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चेक के बारे में, चेक क्या होता है, ठीक है, किस तरह से ये बनता है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी के बारे में, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है, ठीक है। लिमिट्स के बारे में एक वर्ड यूज किया जाता है बिजनेस में, लिमिट, लिमिट कैश का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काफी चीजें और बताऊंगा अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट के बारे में, मतलब हम बैंक के बारे में बात करेंगे। पूरा टॉपिक अपना जो है अगली क्लास बैंक के ऊपर होगी, बैंक के से रिलेटेड जो टर्म्स होंगी हम वो क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को प्रैक्टिकली समझाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक आपसे लास्ट में वही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बाकी देख लो क्या क्या करो, पर ये समझ लो कि सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूं मैं, हमारी कोई यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं है।